हेलो दोस्तों, नमस्कार। कई बार हम मूवी देखते हैं और मूवी में पाते हैं कि जिसको हम हीरो समझ रहे होते हैं वो वास्तव में विलेन निकलता है और हमें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हम उसे शुरू में देखते हैं कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है, वो मानव कल्याण के लिए काम कर रहा है, वो लोगों की मदद कर रहा है, पर वास्तव में वो केवल दिखावा कर रहा था। पर्दे के पीछे कुछ अलग ही घटना हो रही थी। अगर मैं ये फिनोमेना नोबेल प्राइज के साथ जोड़ दूं तो आपको थोड़ी अजीब लगेगा। नोबेल प्राइज के बारे में आप जानते होंगे कि यह विश्व में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त एक अवार्ड है। हर देश, हर वैज्ञानिक, हर संस्था का यह सपना होता है कि इस अवार्ड के साथ वो अपना नाम जोड़ सके। लेकिन आज मैं आपको इस अवार्ड का एक दूसरा साइड दिखाने जा रहा हूं और मैं आपके दिमाग को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, परसुएड भी नहीं करना चाहता। मैं केवल आपको एक नए तरह का अप्रोच दिखाना चाहता हूं कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सोचिएगा, शायद आपको कुछ अलग देखने को मिले। और अभी तक आप जिस नोबेल प्राइज को अवार्ड समझते थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार ऐसा भी सोचिए कि क्या ये नोबेल प्राइज नियोकोलोनिज्म या नौ उपनिवेशिक प्रथा को स्थापित करने वाला कोई टूल तो नहीं है, या वेस्टर्न हेजीमोनी को एस्टेब्लिश करने वाला कोई यंत्र तो नहीं है। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले पूरे विश्व में वेस्टर्न हेजीमोनी थी, अर्थात यूएसए और यूरोप का पूरे विश्व में दबदबा था। ये जैसा चाहते थे पूरे विश्व में वैसा ही होता था। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें बदली और कहीं ना कहीं यूरोप और यूएसए कमजोर हुए, क्योंकि पहले जो था वो सैन्य शक्ति के आधार पर चल रहा था। अब सैन्य शक्ति का उतना महत्व तो नहीं रहा, या ये कहिए दूसरे देश भी अब मजबूत हो रहे थे। लेकिन अब यूएसए और यूरोप को अपनी पुरानी वेस्टर्न हेजीमोनी को तो एस्टेब्लिश करना ही था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हार्ड पावर की जगह सॉफ्ट पावर को यूज करना चालू किया। जैसे समझिए कि मेरा एक दोस्त है, वो बीमार है, मैं उसको अभी कोई भी काम डरा धमका के कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझसे कमजोर है। अगर लड़ाई भी होगी तो मैं उसको मार के काम करवा लूंगा। लेकिन जब वो मेरे ही बराबर ताकतवर हो जाएगा और जब मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे उससे काम करवाना होगा, तो मुझे उसे परसुएड, मैनिपुलेट या साइकोलॉजिकल वार करना होगा, जो पूरी तरह से सॉफ्ट पावर पे आधारित होती है। मैं उसके सामने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा और जब वो मुझे अच्छा मानने लगेगा तो अपने आप मेरी सारी बातों को एक्सेप्ट करेगा। और पावर का मतलब ही क्या होता है? अपनी बातों को एग्जीक्यूट कराना। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इस सिनेरियो से कहीं नोबेल प्राइज को आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक मजेदार फिनोमिना दिखाई देगा। वेस्टर्न हेजीमोनी को एस्टेब्लिश करने के लिए ही कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज, ऑस्कर प्राइज या कई सारी रिपोर्ट्स जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कई तरह की संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आपको देखने को मिलेगा, या मिस यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट आप सोचिए। तो मैंने आपको बताया कि नोबेल प्राइज को हमें एक नए तरीके से देखना है, और वो देखना है कि क्या ये नियो कॉलोनिज्म का एक टूल तो नहीं है। और मैंने आपको बताया कि कॉलोनिज्म में वेस्टर्न कंट्री नॉन वेस्टर्न कंट्री का शोषण कर रही थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये चीजें नहीं हो सकती थी, पर उन्हें शोषण तो करना था, इसीलिए उन्होंने अपना अब स्वरूप या रूप बदला। अब हार्ड पावर की जगह सॉफ्ट पावर को यूज करना चालू किया, और कहने का मतलब अच्छा बनकर खराब काम करने का प्रयास शुरू किया। अब आप समझिए इस बात को और अच्छे से
कि मैंने क्यों कहा कि प्रोपेगेंडा मशीनरी है। देखो जो अवार्ड होता है ना, वो बेसिकली सोसाइटी में अच्छा करने वालों को दिया जाता है ताकि एक्सीलेंस को बढ़ावा दिया जा सके, और जिसको अवार्ड मिलेगा वो प्रोत्साहित होगा, मोटिवेट होगा, और दूसरे लोग भी अपने आप को उस अवार्ड के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और बेहतर काम करेंगे। मेरी बात को थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए, मान लीजिए भारत है, मैं भी जो बात कह रहा हूं ना वो पूरी तरह से काल्पनिक है। मान लीजिए भारत है, भारत में सरकार के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। अब मान लो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया जाए, तो वास्तव में तो अवार्ड तब होता ना जब सबसे अच्छी मूवी जिसमें एक्टिंग हो, स्क्रिप्ट हो, सिनेमेटोग्राफी हो, सारी चीजें जो एक अच्छी मूवी को फॉलो करना चाहिए उसको फॉलो करें, तब अगर उसको ये अवार्ड मिलता है तो हम इसे अवार्ड कहते हैं। पर अगर मान लो उस मूवी को अवार्ड दिया गया जिसमें अच्छी एक्टिंग, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं थी, बल्कि किसी विशेष विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा था, अब होगा क्या, जब उस मूवी को अवार्ड मिलेगा तो सब लोगों को लगेगा कि ये मूवी अच्छी है क्योंकि उसको तो अवार्ड मिला, और सब उस मूवी को देखेंगे। और जब उस मूवी को सब देखेंगे, क्योंकि लोगों को अवार्ड पे भरोसा है, तो अब मूवी पे भरोसा हो जाएगा, और मूवी पे जब भरोसा करेंगे तो मूवी की बातों को लोग इम्बाइब करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और सरकार जिस विशेष विचारधारा को फैलाना चाहती थी वो विचारधारा लोगों के दिमाग में बन जाएगी और चीजें चलने लगेंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे विश्व के द्वारा पहले नोबेल प्राइज को बहुत मान्यता दी गई और फिर उस नोबेल प्राइज को किसी विशेष तरह के लोगों के साथ जोड़कर उनकी बातों को इस्टेब्लिश किया जाता हो। सोचिएगा, थोड़ी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट पे, और जब फैक्ट के आधार पे ये बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। जैसे सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी का विषय हुआ वो हुआ शांति का नोबेल प्राइज, या पीस से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड। अब शांति का नोबेल प्राइज किसको किसको मिला, इसके आधार पे हम देखते हैं कि क्या उसमें कोई कंट्रोवर्सी है या कोई उसमें हिडन एजेंडा है कि नहीं। नोबेल प्राइज जो पीस का, जो शांति का दिया जाता है, वो बेसिकली बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बराक ओबामा को जब ये अवार्ड दिया जाता है, वो यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं, पर वास्तव में सब्सटेंटिव तौर पे, तात्विक रूप से शांति के लिए उनका कोई कार्य नहीं होता। मात्र उन्होंने कुछ बातें की होती हैं, उन बातों के आधार पे कि ये फ्यूचर में पीस स्टैब्लिश करेंगे, वो अवार्ड दे दिया जाता है। वास्तव में कोई काम नहीं होता जिस कारण उनको इतना बड़ा, इतना अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अवार्ड दिया जाना चाहिए। बल्कि दूसरा साइड देखें तो इराक, सोमालिया, यमन, अफगानिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में जो ड्रोन अटैक होते हैं, जिसमें बहुत सिविल कैजुअलिटी होती है, वो सीधे न सीधे बराक ओबामा से जोड़ा जाता है। तो सोचिए कि क्या ये वास्तव में अवार्ड है कि प्रोपेगेंडा, अर्थात किसी विशेष एक देश को सपोर्ट करने के लिए तो नहीं दिया जा रहा कि भाई बराक ओबामा की मान्यता को बनाए रखने के लिए या यूएसए को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही दिया जा रहा हो। हम सबको यूएसए बहुत अच्छा देश लगता है, यूरोप बहुत अच्छा लगता है, पर वास्तव में यह अच्छा है कि यह ऐसे ही नोबेल प्राइज के द्वारा अच्छा बना दिया गया है, और यह सॉफ्ट पावर के द्वारा अच्छा बना दिया गया है। चलिए, नोबेल प्राइज तो ठीक है, अभी मैंने बताया बराक ओबामा का। आपको एक और उदाहरण मैं देता हूं, हेनरी किसिंजर। ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। जैसे मान लो भारत में विदेश मंत्रालय होता है या विदेश मंत्री जो होते हैं, वैसे ही जो यूएसए के विदेश मंत्री होते हैं उन्हें यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। ये 1973 में वहां पर थे, वहां के विदेश मंत्री, और उनको शांति का नोबेल प्राइज यह कह के दिया जाता है कि इन्होंने वियतनाम वॉर में शांति स्थापित की या पीस को इस्टेब्लिश किया। पर दूसरा साइड अगर देखा जाए तो वियतनाम वॉर में भी उनका बहुत बड़ा रोल था।
मतलब पहले आप हत्या करो, पहले आप बहुत वायलेंस करो और फिर कहो कि नहीं नहीं इस वायलेंस को हम रोक देते हैं और आपको अवार्ड दे दिया गया। कहीं ना कहीं तो ये यूएसए को एक एथिकल कंट्री बनाने का टूल बन गया ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें एक बार सोचना पड़ेगा। स्टालिन जैसे विश्व में आज तक सबसे ज्यादा अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा हत्याएं की गई होंगी तो स्टालिन है, और उसका भी कहीं ना कहीं नाम आता है नोबेल प्राइज के लिए। वो बात अलग कि मिला नहीं उसको, पर उसका नाम आना भी तो एक बहुत बड़ी बात है। फिर ऑंग सान सू की, म्यांमार की एक बहुत फेमस लीडर हैं, उनका भी इस कंट्रोवर्सी में नाम आता है कि उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है शांति के लिए। पर वहीं दूसरी तरफ जब रोहिंग्या वाला मामला होता है वो कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। तो ऐसा तो नहीं है जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं उनको नोबेल प्राइज दे के मान्यता दे दी जाती हो। सपोज करिए भारत है और भारत में कोई यूएसए के अकॉर्डिंग अपनी बात कहे, यूएसए जैसा चाहता है वही बात वो बोले, और कल के दिन उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा तो लोगों को लगेगा ये तो बहुत अच्छा इंसान है। जैसे सपोज करो अभी बांग्लादेश में सब हो रहा है, मान लो कोई एबीसी व्यक्ति है जो ये सब मामला करा रहा है बांग्लादेश में, और 4 दिन बाद उसको नोबेल प्राइज दे दिया जाए तो लोगों को तो यही लगेगा ना ये अच्छा इंसान है क्योंकि इसको नोबेल मिला है। पर वास्तव में हिडन एजेंडा तो कुछ और भी हो सकता है ना। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक नया नजरिया भी देखिए। फिर नोबेल प्राइज जिनको दिया गया उसमें तो कंट्रोवर्सी है, लेकिन जिनको नहीं दिया गया उससे ज्यादा कंट्रोवर्सी है। पूरे विश्व में नॉन वायलेंस या अहिंसा के लिए या वास्तव में जो पीस होती है, इफेक्टिव पीस, उसमें गांधी जी से बड़ा कोई नाम नहीं है। पर आप देखिए उनका कहीं नाम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप अवार्ड दो, क्योंकि मुझे लगता है नोबेल प्राइज से कई गुना बड़े गांधी जी हैं। अगर गांधी जी को नोबेल प्राइज के क्राइटेरिया में लाओगे तो गांधी जी की वैलिडिटी कम होगी। हमारे गांधी जी उससे बहुत महान है। लेकिन एक बार इस संस्था को इस चीज को रिकॉग्नाइज तो करना चाहिए। दूसरी बात, आपने नेल्सन मंडेला को जब ये अवार्ड दिया तो उसमें भी दिमाग लगाया। नेल्सन मंडेला को जब शांति का नोबेल प्राइज मिला तो उसके साथ उस व्यक्ति को भी दिया गया जो व्यक्ति रंग भेद या एपार्थाइड में एक बड़ा नाम था। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे, जब ये रंग भेद नीति की खत्म हुई उस समय वो वहां के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल से बाहर निकाला, इस रंग भेद की नीति को खत्म किया। और बेसिकली वो व्हाइट पर्सनालिटी थी, गोरे लोग है ना, जिसे हम अंग्रेज भी कहते हैं। तो जब उस प्रेसिडेंट को अवार्ड मिला और नेल्सन मंडेला को साथ में अवार्ड दिया तो कहीं ना कहीं आप सोचिए नेल्सन मंडेला के महत्व को कम नहीं कर दिया। और एक दिमाग नहीं लगाया नोबेल कमेटी वालों ने। अगर मान लो केवल नेल्सन मंडेला को यह अवार्ड दे देते तो पूरे विश्व में नेल्सन मंडेला की इमेज बहुत बढ़ती, और नेल्सन मंडेला की जब इमेज बढ़ती तो ऐसा लगता कि रंग भेद करने वाले लोग बुरे हैं और अंग्रेजों की इमेज खराब हो जाती। अभी मैं बहुत सामान्य शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि आप लोग भी इंफॉर्मल होकर इसको समझिए। अब जब नोबेल प्राइज दिया तो नेल्सन मंडेला को भी दिया, साथ में उस प्रेसिडेंट को भी दिया जिसका पहले रंग भेद में एक बहुत बड़ा रोल था। मतलब अगर मैं एक युद्ध करना शुरू करूं और उस युद्ध को मैं खत्म कर दूं और जिसके डर के कारण या जिसके प्रभाव से मैं खत्म करूं उसको भी पुरस्कार दिया जाए और मुझे भी पुरस्कार दिया जाए, तो ये तो कहीं ना कहीं दाल में काला ही है। या भारत के संदर्भ में इसको देखते हैं, जब भारत में कैलाश सत्यार्थी जी को यह नोबेल प्राइज मिलता है चाइल्ड राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र में दे दिया, और उनको अकेले अगर ये अवार्ड मिलता तो चीजें अलग होती। उनको मलाला यूसुफजई के साथ ये अवार्ड दिया गया, जबकि आपको भी पता है कि मलाला यूसुफजई कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न कंट्री के द्वारा बनाया गया किरदार है।
एक एक्सीडेंटल घटना होती है जो उसी के कारण फिर उसको वेस्टर्न कंट्री प्रमोट करती हैं और एक नई इमेज क्रिएट करती हैं जिसे हम मलाला यूसुफजई कहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि उसने थोड़ी बहुत काम किया, पर आप जब मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी को एक साथ अवार्ड देते हो तो ये कहीं ना कहीं कैलाश सत्यार्थी जी के साथ गलत है, या भारत के साथ गलत है, या नॉन वेस्टर्न कंट्री के साथ गलत है। सोचिए, आप 40 साल से कोई काम कर रहे हैं, मैं 1 साल से काम कर रहा हूं और मुझे और आपको एक साथ अवार्ड दिया गया, तो फिर आपके प्रभाव को इनडायरेक्टली कम कर दिया गया। और ये सब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो वेस्टर्न कंट्री को तो आप प्रमोट करते हो, आप उनको सारे अवार्ड देते हो, लेकिन जब आपको नॉन वेस्टर्न कंट्री को अवार्ड देना होता है नोबेल प्राइज, तो आप उसमें दिमाग लगा लेते हो और कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेट करते हो कि वो नोबेल प्राइज का जो वास्तविक इंपैक्ट है वो खत्म हो जाता है, जबकि उसका जो प्रोपेगेंडा वाला इंपैक्ट है वो चालू हो जाता है। जब बात हम लिटरेचर की करते हैं तो लिटरेचर में भी नोबेल प्राइज ज्यादातर उन्हीं संस्थाओं को, उन्हीं व्यक्तियों को दिया गया है जो वेस्टर्न वैल्यू के आधार पे स्क्रिप्ट या लिटरेचर लिखते हैं। इकोनॉमी में भी आप देखिए, इकोनॉमी में जितने अवार्ड मिले हैं उसमें कुछ जरूर आपको लगेगा कि चलिए मेरिट के बेस पे लगे हैं, पर इसमें यह भी अवार्ड पे आरोप लगता है कि ये नियो लिबरलिज्म को प्रमोट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। जैसे हेयक, फ्रेडरिच हेयक एक नाम है, या कई ऐसे नाम हैं जो ओपन मार्केट, मिनिमम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे और उनको ये नोबेल प्राइज मिला। तो ये भी तो है कहीं ना कहीं कि ये वेस्टर्न थॉट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर दूसरे आरोप भी देखे जाएं जो नोबेल प्राइज पे लगते हैं, वो ये लगते हैं कि नोबेल प्राइज बेसिकली जेंडर बायसनेस को भी प्रमोट करता है, क्योंकि 900 नोबेल प्राइज में केवल 65 महिलाएं हैं। सोचिए आप, या आपको मैं एक घटना बताऊं, आपने वाटसन एंड क्रिक का नाम सुना ही होगा। वाटसन एंड क्रिक एंड मॉरिस लिसन, ये 3 थे, इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है डीएनए के रिलेटेड, है ना। इन्होंने डीएनए के मामले में, उसके स्ट्रक्चर के मामले में जो आविष्कार किया था उसके संदर्भ में इनको दिया जाता है। पर इसमें एक महिला का भी रोल था, एक इसमें फीमेल का भी रोल था, फ्रैंकलिन। और ये 3 पुरुष ने जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे, जिस रिसर्च के आधार पे नोबेल प्राइज पाया, वो बेसिकली उस महिला की रिपोर्ट पे ही बेस्ड था, या ये कहिए उस फीमेल के काम पर ही आधारित था। अगर उस महिला ने एक्सरे पिक्चर, समझ लीजिए आप, न बनाई होती तो इन तीनों को वो अवार्ड नहीं मिलता। लेकिन कहीं आज उस महिला का नाम नहीं आता, इन 3 का नाम आता है। और फिर मैंने आपको बताया कि 900 पुरुषों को अवार्ड मिला है और मात्र 65 महिलाओं को अवार्ड मिला है। तो चीजें आपको बहुत क्लियर होंगी। और केवल ऐसा नहीं है कि नोबेल प्राइज की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ऑस्कर भी देखो तो ऑस्कर मूवी भी ज्यादातर हॉलीवुड सेंट्रिक होती है। और कई बार आपको लगेगा कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में भी तो मिला है, और आपको लगता है कि स्लम डॉग मिलेनियर को मिला, या जापान की एक मूवी है लास्ट सैमुराई उसको मिला। पर ध्यान से जरा सोचिए कि स्लम डॉग मिलेनियर बॉबी डिलन एक हॉलीवुड डायरेक्टर हैं, उसको मिला है, और उसमें भारत को गरीब दिखाया गया है। नोबेल प्राइज नोबेल कह रहा हूं, ऑस्कर प्राइज ज्यादातर उन्हीं मूवी को क्यों मिलता है जिसमें भारत की इमेज अच्छी नहीं होती या नॉन वेस्टर्न कंट्री की इमेज अच्छी नहीं होती। और अगर आप मान लीजिए, चलिए आपने दिया, जैसे द लास्ट सैमुराई जापान पे आधारित एक मूवी है, उस मूवी को जब ऑस्कर प्राइज दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि चलो जापान को मिला, पर उसमें भी आप देखेंगे कि जो मेन हीरो है वो एक अमेरिकी सेना का अधिकारी है, और वो मतलब एशिया के लोगों को बचा रहा है। तो कहीं ना कहीं व्हाइट पीपल की जो ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है कि गोरे लोग अच्छे होते। ऑस्कर में भी आप कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पाएंगे। आप मिस यूनिवर्स को देखिए या मिस वर्ल्ड को देखिए, तो इसमें सुंदरता का जो मापन है या सुंदरता की जो मानक है वो वेस्टर्न बेस्ड है। महिला को उसमें एज ए कमोडिटी ही देखा जाता है।
उसमें भारतीय सुंदरता के मानकों को आधार ही नहीं बनाया जाता, या नॉन वेस्टर्न कंट्री में जो सुंदरता के मानक है उनको आधार नहीं बनाया जाता। तो ये सब जो फिनोमिना है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा इंडिकेट करते हैं कि ये वेस्टर्न हेजिमोनी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एक कल्चरल वॉर चल रहा है, एक सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है, या कहिए साइकोलॉजिकल एक वॉर चल रहा है, और उसको जीतने के लिए वेस्टर्न कंट्री के द्वारा ये सब इस्टेब्लिश किए हुए तंत्र हैं। जैसे नाटो हार्ड पावर से रिलेटेड एक संगठन है, वैसे ही ऑस्कर, नोबेल, ये सब कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर को लेकर बनाए गए सैन्य संगठन ही है। और एक दो अच्छे काम अगर आपको लग रहे हैं कि चलो किया जा रहा है, कहीं ये टोकन सिस्टम तो नहीं है कि एक दो अच्छा दिखा के बाकी पीछे खराब चल रहा हो। कुछ भी हो सकता है, सोचना हमें पड़ेगा। तो मेरी बात आपको कैसी लगी? अगर आपको समझ में आए, आपके कोई विचार हो, कोई ओपिनियन हो, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।